हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एडवांस एमसीडीएम वर्कशॉप। ठीक है, तो इसके बारे में सेंसिटिविटी एनालिसिस, फजी डी मेटल यूजिंग आर स्टूडियो, ये सब हम कैसे कवर कर सकते हैं। तो नव क्लासेस पे ये कोर्स आपको दो जगह मिलेगा। एक तो रिसर्च मेंटरशिप ऑल इन वन, क्योंकि कोई भी रिसर्च का कोर्स होता है तो वो इसके अंदर आता ही आता है। और एक ओनली एमसीडीएम, तो आप सर्च कर सकते हैं एमसीडीएम। ये रही हमारी राइट एमसीडीएम रिसर्च पेपर्स। ठीक है, तो ये एक पर्सनलाइज वर्कशॉप है एडवांस एमसीडीएम टेक्निक्स बेस्ड एम्पेरिकल रिसर्च पेपर लिखने के लिए। तो दिस इज, अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो ऑल इन वन रिसर्च एमसीडीएम टेक्निक्स को यूज करके यहाँ पर सिखाई गई है इस वर्कशॉप के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर बेस्ट वर्स मेथड, आईएसएम मेथड, मिकमैक मेथड, सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड फजी डी मेटल, ये सारी जो एमसीडीएम मेथोडोलॉजी है ये सारी इसके अंदर कवर हो रही हैं। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर वर्कशॉप के अंदर आपको टाइटल कैसे डिस्कस करना है, एक्सपर्ट से डेटा कैसे लेना है, एमसीडीएम मेथोडोलॉजी को कैसे यूटिलाइज करना है, रिसर्च पेपर लिखना, स्ट्रक्चर, सही जर्नल्स को फाइंड करना और अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना, इन सब चीजों के लिए आपको गाइडेंस दी जाती है। सो गाइज, अभी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम में जाएंगे और कंटेंट वाले टैब में जाएंगे, अगर आपके पास ऑल इन वन वाला कोर्स है तो उसके अंदर भी ये मिल जाएगा। ये रहा हमारा फोल्डर, इंपेरिकल रिसर्च पेपर एमसीडीएम टेक्निक। इस पे जस्ट क्लिक करती हूँ मैं और इस पे क्लिक करूंगी तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डिस्कस किया है आईएसएम कैसे करते हैं, फिर उसके बाद बीडब्ल्यूएम कैसे करते हैं। ठीक है, और अब मैं जो दो मेथोडोलॉजीज लेकर आई हूँ यहाँ पर आपके लिए, पहले बीडब्ल्यूएम क्या था फिर आईएसएम क्या, वो सारी मेथोडोलॉजीज में है। अगर आप किसी भी स्टेज पे कभी भी इसको ज्वाइन करते हो तो भी आपका बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट वीडियो देख के आपने गूगल फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म भरना है। उसके बाद मैं आपको कॉल करूंगी और आपको समझाऊंगी कि आपको अब क्या करना है। ठीक है, तो आपका प्रॉब्लम वहीं पे रिजॉल्व हो जाएगा। अब आइए, जो मैं इसके अंदर न्यू मेथोडोलॉजी अब आज से स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब आज इसका डेमो क्लास है, नेक्स्ट वीक इसकी प्रॉपर पेड क्लास होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग अब कवर करेंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड एमसीडीएम टेक्निक में फजी डी मेटल। तो सबसे पहले हम तो इसके अंदर यही डिस्कस करेंगे कि फजी क्या होता है, पहले एमसीडीएम क्या होता है, फिर फजी क्या होता है, फजी लॉजिक्स, एंड डी मेटल के साथ फजी को कैसे यूज करते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जो बच्चों को जिस चीज का इंतजार रहता है, अभी मैं आपको आर्टिकल भी दिखाऊंगी किस टाइप के आर्टिकल पब्लिश करा सकते हो बहुत अच्छे जर्नल्स में। वो ये कि भाई इसको हम आर स्टूडियो से करने वाले हैं। डू यू वांट टू सी द आर स्टूडियो ऐप ऑल्सो? लेट मी शो यू। तो एक थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ। तो ये होता है आर स्टूडियो। ठीक है, आर सॉफ्टवेयर, इस पे मैंने एक्चुअली फजी लॉजिक्स को सॉल्व कर भी रखा है। तो इसी तरीके से हम इसके अंदर कोडिंग में काम कर रहे होते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू कि दिस इज नॉट डिफिकल्ट थिंग। आप अगर मेरे साथ सीखोगे तो आपको ये बहुत ही आसान तरीके से भी आ जाएगा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। ठीक है, बिगनर्स के लिए भी है। हाँ जी, देखो, रिसर्च पेपर आपके डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर आप एमसीटीएम मेथोडोलॉजी को चूज करते हो तो इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है कि ज्यादा लोगों से डेटा नहीं लेना होता। हम लोगों को प्राइमरी डेटा तो चाहिए, लेकिन 15 लोगों से, इसके आसपास से, लाइक 20 21, मतलब ऑड नंबर में लो डेटा। ठीक है, 15 हो गए, 17 हो गए, 19 हो गए, 21 हो गए। तो इस तरीके से इतने ही डेटा लेने के बाद एक्सपर्ट से लेना है बस। ठीक है, देन यू विल बी एबल टू राइट द गुड रिसर्च पेपर। ठीक है, सो लेट अंडरस्टैंड कि पेपर कैसा होता है, इसका हम डिस्कस करेंगे। अगर आप बिगनर हो, इवन देन यू कैन राइट। फजी डी मेटल जो है वो शुरू से ही हम कवर कर रहे हैं। और बल्कि इस पर्टिकुलर कोर्स से, अगर आप रिसर्च मेंटरशिप कोर्स में, फिर तो आपको बहुत सारी मेथोडोलॉजी अवेलेबल है। लेकिन अगर आप ओनली एमसीडीएम वाला वर्कशॉप भी ले रहे हो ना, ये वाला, तो भी आप इस पर्टिकुलर कोर्स से 2 to 3 रिसर्च पेपर लिख सकते हो। बिकॉज काफी बच्चे क्या करते हैं, आईएसएम इकमेक का एक पेपर निकाल लिया, एक बेस्ट वर्स का निकाल लिया और एक फजिटी मेटल का निकाल लिया। ये सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या चीज है? सेंसिटिविटी एनालिसिस अकेला यूज नहीं होता। मैंने अभी रिसेंटली एक रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के लिए भेजा है, उसके अंदर मैंने बेस्ट वर्स मेथड प्लस सेंसिटिविटी एनालिसिस किया है।
एक और पेपर हम लोगों ने लिखा है, उसके अंदर फजी डिमेटल प्लस सेंसिटिविटी एनालिसिस किया है। एक और पेपर मैंने लिखा है जिसके अंदर मैंने बेस्ट फर्स्ट मेथड, आईएसएम एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस किया है। मतलब इसको मैं दूसरों के साथ कर सकती हूँ, ठीक है। तो ऐसा करके मिक्स मैच करके, इसका मतलब इस इतने से आप 3 रिसर्च पेपर्स लिख सकते हो, ठीक है, अगर आप सिर्फ एमसीडीएम टेक्निक ही चूज कर रहे हो तो। बाकी रिसर्च मेथड है, मेथोडोलॉजी है, तो फिर तो वही आपके पास कंटेंट ही कंटेंट है। मतलब रिसर्च पेपर बहुत सारे लिख सकते हो, वो तो एक कोर्स हो गया जिसमें सारे के सारे आ जाएंगे एक साथ। जस्ट एग्जाम्पल के लिए हमने एसपीएसएस सॉफ्टवेयर का ईएफए, स्मार्ट पेलेस, सैम सॉफ्टवेयर, ये सारे भी इसके अंदर इंक्लूड कर रखे हैं। तो सबसे अच्छी बात पता है क्या है एक और, आर स्टूडियो फ्री है, ना सॉफ्टवेयर खरीदने का झंझट, और ऑथेंटिक है। मतलब इसकी बहुत मान्यता है, इसको हम यूज करते हो तो बहुत रॉबस्ट माना जाता है, ठीक है। तो फजी टी मेटल हम उसी से कवर करने वाले हैं। क्या अभी आपकी क्वारी रिजॉल्व हो गई? यस। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई पेपर कैसे होते हैं इसके। तो मैं आपको खुद दिखाती हूँ, जैसे कि ये एक रिसर्च पेपर है जिसके अंदर मतलब हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर एक्चुअली इससे लिखे जा सकते हैं। अगर कोई ऐसा आपका टाइटल है जिससे आप एक्सपर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हो, तो भी आप हिंदी और इंग्लिश में भी ले सकते हो। बाकी ज्यादातर जैसे कि मैनेजमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, ठीक है, तो इन सभी में काफी यूज होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको अभी एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे कि एक पेपर है जिसके अंदर इंडस्ट्री 4.0 इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें भी ये मेथोडोलॉजी लगा रखी है। इसके अंदर इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक, सोशल इम्पैक्ट क्या होता है, क्रूज डेवलपमेंट का, इसके अंदर लगाई हुई है मेथोडोलॉजी। ये होता है, बहुत बढ़िया चीज है, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। एनालाइज, इसमें क्या किया देख रहे हो आप, आईएसएम एंड डी मेटल यूज किया। अच्छा एक और बात, कि सिर्फ ओनली डी मेटल भी होता है बिना फजी का, बट वो लोगों ने बहुत एग्जॉस्ट कर लिया है, यूज हो गया है उसके। अब आज पेपर पब्लिश हो रहे हैं, नो डाउट ये 2024 का ही पेपर है। लेकिन अगर मैं ओनली डी मेटल की जगह फजी यूज करूंगी तो वो ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको फजी का मतलब बताऊंगी। इसमें भी खाली डी मेटल करके ही बैरियर्स ढूंढ दिए हैं। इसके अंदर देखो फजी डी मेटल यूज किया है, इस वाले में क्या किया, मैं ना कॉम्बिनेशन बना के पेपर लिख दिया, VWM फजी डी मेटल यूज करके पेपर लिख दिया। सारे अच्छी जगह पे पब्लिश्ड है, देख लो आप। इसमें डी फजी डी मेटल एंड आईएसएम करके पेपर लिख दिया, इसलिए गई थी कि लिख सकते हैं। लेट मी ओपन। इसमें भी मार्केटिंग रिसोर्सेज के ऊपर फजीडी मेटल करके अकेला क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ है। मतलब और कुछ मिक्स नहीं किया, सीधा फजीडी मेटल करके पेपर लिख दिया। इसमें भी डी मेटल है, बस पाई का मतलब पाइथन को यूज किया, लेकिन हम लोग इसमें आर सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, ठीक है, पाइथन का यूज नहीं करेंगे। हाँ फजी डी मेटल यूज किया है। चलो वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, और यहाँ पर सेंसिटिविटी एनालिसिस। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज फजी। ये फजी का मतलब क्या है, ठीक है, डू यू वांट टू नो अबाउट इट, बिकॉज ये बहुत अच्छी चीज है। आर सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर है, कोर्स फ्री नहीं है, कोर्स तो मेरा पेड ही है। कभी बाद में बच्चे बोले, वो बहुत टेढ़ी खीर होते हैं बच्चे भी। चलो फजी शब्द का मतलब क्या होता है, हाँ, इसको हम अलग पेज पे ही डिस्कस कर लेते हैं। देखो जी, यहीं पे डिस्कस करते हैं, आइए एक सेकेंड। सो गाइज, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या बोलूँ मैं, अच्छा इन्हीं के टॉपिक्स देख लेते हैं ना, इन्हीं में से बता देती हूँ। मार्केटिंग रिसोर्सेज, ठीक है, और देखते हैं। अम, इनका टॉपिक था, एक्यूपेंचर से रिलेटेड था, थिंकिंग एडॉप्शन, ओके चलो ठीक है। तो अगर मेरे को ये देखना है डिजाइन थिंकिंग एडॉप्शन इन ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर मैं थिंकिंग की बात करूं, ठीक है, और मैं आपसे कभी क्वेश्चन में ये पूछूं, हाँ जी, तुम्हें तो पता ही है, कुछ बच्चे हैं ना, वो फोन पे सर खाएंगे मेरी टीम का, मैं वहां पे फ्री लिखा था, बहुत जानबूझ के सर खाएंगे। नहीं भाई फ्री नहीं है, पेड कोर्स है, कोर्स तो पेड। अच्छा इधर आई है, थिंकिंग एडॉप्शन को 0 से लेकर 10 तक के स्केल पे रैंक करो। अब प्लीज करो जरा, जल्दी जल्दी बताओ। अगर मैं 0 से 10 का स्केल भी दे दूं आपको, और थिंकिंग एडॉप्शन की, हमें अपनी थिंकिंग को अडॉप्ट करना चाहिए, कुछ भी नंबर बोलो जल्दी जल्दी।
देन क्या होगा, आप कोई भी नंबर तो बोलो। तो ये जो 7, ओके, कि थिंकिंग को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। प्रियंका ने बोला 7 और प्रीति ने बोला 6। हालांकि मैं इन दोनों से सहमत इसलिए लग रही हूँ अब, बिकॉज इन दोनों ने आसपास के नंबर बोले हैं। लेकिन आप क्या वाकई में ही 7 और 6 नंबर जो बोले, और ये काजल मैडम ने 5 नंबर बोल दिया है, आपको लगता है कि ये एग्जैक्ट सही नंबर है? इसकी जगह अगर मैं आपसे ये पूछती 3+4 कितना होता है, तो उसका आंसर 7 होता, राइट? तो वो बिल्कुल परफेक्ट होता। इट मीन्स मैथमेटिकल की जगह पे ये जो हमारे सोशल साइंस की जो स्टडीज होती हैं, इसके अंदर जब हम रिसर्चेस को पढ़ रहे हैं ना, तो इनके अंदर हम लोग जो भी नंबर दे रहे हैं वो सब्जेक्टिव है। वेरी नाइस। अब आप बात को कैच कर रहे हो, राइट? अब मेरी बात को कैच कर पा रहे हो। तो फजी क्या करता है, फजी उसी चीज को ट्राइंगुलेशन, सेंट्रॉइड मेथड से समझता है कि वो सब्जेक्टिवनेस को हम कंटिन्यूस स्केल पे कैसे लेकर आए। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ बिल्कुल अलग। एनटीए का जब रिजल्ट आता है, जब एग्जाम कभी भी किसी का 2 शिफ्ट्स में होता है, तो उसका क्या करते हैं? नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि ऑल इंडिया रैंक निकालनी है, 100% रैंक निकालनी है, सेम आ ही नहीं सकती। वहां पे भी कहीं ना कहीं वो फजी लॉजिक्स का ही यूज कर रहे हैं। अब आप मेरी बात समझे। जब ये क्वालिटेटिव पार्ट होता है, हम लोगों को स्केल पे मार्क करने को तो दे दिया गया, लेकिन हम खुद ही कह रहे हैं कि भाई ये तो मैंने सब्जेक्टिवली लगाया है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, इसलिए मैंने 6-7 के अंदर मार्किंग कर दी। लेकिन अम, बिल्कुल ही 9 या 10 या जितने भी पॉइंट दे रहे हैं, दीज आर नॉट एक्चुअली एब्सोल्यूट वर्ड्स। सो दैट इज वाई जब हम अपने ऑडियंस से, रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं विदाउट फजी, नॉर्मल सा, अगर हम नॉर्मल डी मेटल लगा देते, है ना, कुछ और कर देते, तो फिर प्रॉब्लम क्या आती? प्रॉब्लम यही आती कि वहां पे सब्जेक्टिवनेस को आपने कंसिडर नहीं किया, नॉर्मल सिनेरियो को कंसिडर नहीं किया। और आपको पता है इसमें हम नॉर्मलाइजेशन करने वाले हैं, ठीक है, और आर सॉफ्टवेयर से करेंगे। तो ये इसका बेसिक क्रक्स है। अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया कि वाई फजी ज्यादा डिमांड में है आज की डेट में, रादर देन अकेला अकेला, ठीक है, डी मेटल। सो ये करने वाले हम। तो इसीलिए मैंने इसको चूज किया ना। मेरे पास पेपर है जो अकेले डी मेटल से भी लिखे हुए, मैंने आपको दिखाया था, है ना। लेकिन आजकल फजी को यूज किया जा रहा है जस्ट बिकॉज दैट नॉर्मलाइजेशन। चलिए अब आपको दिखाती हूँ कि जैसे एक पेपर है ये, और इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन को कैसे लगाया गया है। ये सारे कैलकुलेशन, मैं हूं तो क्या डर है, बताऊंगी ना, सिखाऊंगी। अब आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने आईएसएम बीडब्ल्यूएम के पेपर लिख लिए? तो बस फिर ये भी लिख ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जब सिखाया जाएगा तो लिख ही लोगे। देखो यहाँ पे ये होगा, एक डी मैट्रिक्स बनता है, फिर उसका नॉर्मल नॉर्मेटिव इम्पैक्ट देखा जाता है, 1 मिनट, कॉम्प्रीहेंशन होता है, ओवरऑल इम्पैक्ट मैट्रिक्स, रीचेबिलिटी मैट्रिक्स, ये तो उसका आईएसएम का पार्ट है। कॉजेलिटी का डायग्राम बनेगा अपना। तो मैं थोड़ा सा, जिससे आप जल्दी कैच कर पाओ वो वाला पेपर ढूंढती हूँ। ये देखो फजीडी मेटल है ना, इसमें फजाइजेशन यानी कि नॉर्मलाइजेशन, पहले इसका फजाइजेशन करते हैं फिर नॉर्मलाइजेशन करते हैं, ऐसे करके इन स्टडीज को यूज करते हैं, ठीक है, फजीडी मेटल के अंदर। जब भी हम, ये रहा ट्रायंगुलेशन फजी नंबर, तो जब अगर कोई पर्सन हमें वन आंसर देता है तो उसको हम इन इन नंबर्स में बदल देते हैं, फिर उनका कैलकुलेशन करते हैं, ये सब होता है इसके अंदर, ठीक है। पर मैं क्या कह रही हूँ, आर सॉफ्टवेयर से करेंगे तो हमारा काम वो सॉफ्टवेयर ही कर देगा, काफी इजी हो जाएगा, आपको लिखने का काम रहेगा। फिर इस तरीके से इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल निकल कर आते हैं इसमें से। अच्छा, बीडब्ल्यूएम में हम क्या ढूंढते थे बेस्ट फर्स्ट मेथड में, कि भाई कौन कौन से वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे लिए बेस्ट है ना, और उसकी रैंकिंग आती थी। लेकिन ये उससे एक नंबर आगे बढ़ जाता है, ये भी बताता है कि उन वेरिएबल्स में से कौन सा कॉज होगा और कौन सा इफेक्ट होगा। ये इसलिए ये उससे थोड़ा एक नंबर आगे हो जाता है, ये होता है ये, ठीक है। एक पेपर अभी मैंने दिखाया था ना आपको, भी कलरफुल सा, वो ढूंढती हूँ जरा, अभी तो दिखाया था आप लोगों को, और इसके बाद फिर मैं आपको अपना वाला भी दिखाऊंगी, कि वो वाला नहीं है। ये है क्या वो? अभी आया था फिर मैंने उसको ऊपर कर दिए रहा।
देखो यहाँ से थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि इसके अंदर हम क्या करते हैं ना, ये है आपका डी मेटल, फर्जी डी मेटल। हो सकता है आपने 2 मेथोडोलॉजी इंक्लूड करें तो उससे भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसने पहले आईएसएम किया है, फिर उसके बाद इसने डायरेक्ट रिलेशन मैट्रिक्स बनाया, इनिशियल डायरेक्ट मैट्रिक्स बनाया, ठीक है? तो ये रहा डायरेक्ट रिलेशनशिप, फिर उसका नॉर्मलाइजेशन किया। अब देखो क्या हुआ ना कि जो हमारे रिस्पोंडेंट उन्होंने हमें ये आंसर दिया, उसको हमने फजाइजेशन कर लिया, और फजाइजेशन के बाद नॉर्मलाइजेशन कर लिया, तो ये फिर नॉर्मल मैट्रिक्स बन गया, ठीक है? फिर उसके बाद टोटल रिलेशन मैट्रिक्स। अब टोटल रिलेशन मैट्रिक्स में ये आया था कि कौन सा किसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, उस हिसाब से कलर बन गए हैं, ठीक है? एंड इसके अंदर ये निकल कर आता है, इन दोनों की हेल्प से रैंकिंग निकल कर आएगी, और इसके अगर हम आर आई एंड सी आईज निकलेंगे तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो रैंक्स आ जाएंगी कि कौन सा नंबर 1 है, कौन सा नंबर 2, कौन सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, कौन सा कम। और माइनस कर देंगे तो इससे निकल के आ जाएगा कि ये कॉज है कि इफेक्ट। जस्ट फॉर एग्जाम्पल इसमें माइनस वाला इफेक्ट आ रहा है और प्लस वाला कॉज आ रहा है। उसी के बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वेरिएबल किस कॉज है और कौन सा वाली वेरिएबल हमारे इफेक्ट है। तो यहाँ पे हमने टेस्टिंग भी कर ली। अगर आप इम्पैक्ट चेक करते हो तो वो भी कर लिया हमने इसके थ्रू। सो फिर इस तरीके का एक डायग्राम बन जाता है, ये भी सारा आर सॉफ्टवेयर से आ जाता है, बन जाता है। और लो जी, फिर आपका रिजल्ट तैयार है, ठीक है? मैंने खुद भी किया हुआ है, आपको मेरा वाला भी दिखाती हूँ इफ यू विलिंग टू, मेरे रिसर्च में। आई थिंक ये वाला है, यस। देखो ये मेरा पेज, मेरा रिसर्च है, मतलब पीएचडी का कर रहे हैं हम लोग। उसका है, कहाँ गया भाई? देखो हमने भी यही किया। इस तरीके का डायग्राम भी बनाना चाहो तो वो बना सकते हो, कॉज एंड इफेक्ट का। फिर ये आपका वही आ गया, ठीक है? कि कॉजा कौन सा किसके लिए कॉज है, कौन सा इफेक्ट है, और फिर आपका ये डायग्राम्स निकल कर आ गया, ठीक है? तो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म फजी डी मेटल। अभी क्लियर हो रहा होगा चीजें, ठीक है? तो ये तो हो गई एक बात जो अभी मैं पहले इसमें इस कोर्स में फजी डी मेटल भी हम कवर कर रहे हैं। दूसरी बात हो गई हमारी सेंसिटिविटी एनालिसिस की। तो जो सेंसिटिव, अगर आप चाहो तो फजी डी मेटल का अकेला पेपर लिख के भी पब्लिश करा सकते हो, इसके साथ कुछ और मिक्स नहीं करना है तो। अब हम बात करते हैं सेंसिटिविटी की। तो गाइस लेकिन सेंसिटिविटी ज्यादातर ना दूसरे मेथोडोलॉजीज के साथ किया जाता है। मैंने एक पेपर लिखा जिससे मैंने बीडब्ल्यूएम किया, उसके साथ सेंसिटिविटी कर लिया। या फजी डी मेटल वाले पे के साथ भी हमने सेंसिटिविटी किया है, यस उसके अंदर भी किया है। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होता है? ये बताता है कि जब भी आपने कोई रिसर्च का रिजल्ट निकाल लिया, ठीक है, उसके बाद आप ये देखना चाहते हो, ये सेंसिटिविटी एनालिसिस के ऊपर पेपर्स है, ठीक है? एमसीडीएम मतलब मल्टीपल क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग मेथड्स। तो सेंसिटिविटी के अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि भाई हमारा जो रिजल्ट है वो कितना कंसिस्टेंट है। एक उसकी वैलिडिटी, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी, ये आ जाती है उस रिसर्च की, रिजल्ट की। तो ये जस्ट उसका वैलिडिटी, रिलायबिलिटी को फाइनली चेक करने के लिए ये फर्दर यूज किया जाता है। डिफरेंट मेथड के साथ कर सकते हैं, एसएडब्ल्यू के साथ भी कर सकते हैं। एक मैंने रिसर्च पेपर एसएडब्ल्यू का भी लिखा है, तो यस इफ यू वांट आई कैन टीच यू एसएडब्ल्यू आल्सो, ठीक है? हाँ जी। तो इधर देखो आप, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड रिसर्च है, इसमें भी डीमेटल किया गया है। और एक सेकेंड, एक पेपर था सेंसिटिविटी एनालिसिस के लिए, ये वाला है क्या वो? अब मैं आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस भी दिखा देती हूँ कि कैसा होता है। ये बेस्ट वर्स करा हुआ है और उसके साथ ये डीमेटल भी कर दिया पकड़ के। एक सेकेंड, इस पे सर्च करना पड़ेगा। सेंसिटिविटी एनालिसिस रिजल्ट आ गए, ये रहा। ये रहा, हाँ। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम क्या करते हैं ना कि जो भी हमारे फैक्टर्स है, बैरियर्स है, कुछ भी है, ठीक है, तो उसको, जो भी जैसे एग्जांपल के लिए डीमेट बीडब्ल्यूएम के जो रिजल्ट आए हैं, उन रिजल्ट्स की जो रैंक आई है उसको हम लोग, आपने फाइनेंस में पढ़ा होगा मोंटे कार्लो सिमुलेशन, ठीक है, बिल्कुल वही उसी की तरह ये सेंसिटिविटी एनालिसिस भी होता है। तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि अगर हम इसका जो रिजल्ट्स है
उसको 10% से 20%, 30%, 40, 80, 90% से चेंज करें, तो फिर उसका ओवरऑल रैंकिंग में ज़्यादा चेंज आता है या कम चेंज आता है। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंज आता है, इसका मतलब उसको बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ दैट इज़ वेरी सेंसिटिव। तो ये चीज़ स्टडी की जाती है यहाँ पर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर C1 की 12 रैंक थी, लेकिन अगर हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स के वेट्स के अकॉर्डिंग चेंज किया, तो अब उसकी क्या-क्या रैंक आ रही है। इतना ऐसा स्टडी किया जाता है, ठीक है? सेंसिटिविटी एनालिसिस में। तो ये आपका एक्सेल शीट पे भी हो जाता है, और आर सॉफ्टवेयर से भी। और मैंने इसका एक्सेल का सॉल्वर बनाया हुआ, जैसे आपको पता है कि मैंने BWM का इजीली करवा दिया था आपको, तो ये भी मैंने बनाया हुआ। तो ये आपको बस अपना डाटा डालना है, आपका पूरा अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, इतना आसान करा दूंगी मैं आपको। और इस तरीके से आप सेंसिटिविटी एनालिसिस कर सकते हो। इफ यू वांट आई कैन शो यू माई ऑल्सो, लेट मी शो यू ये वाला। इसके अंदर भी मैंने सेंसिटिविटी एनालिसिस किया और उसके पास ये डायग्राम भी बनाया, ये भी सिखा दूंगी आपको कैसे बनाना है। देखो, अगर हम इसमें नोटिस करें तो इसमें से ये जो ग्रीन सा आ रहा है यानी कि T3, ये काफी सेंसिटिव है, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। बाकी ये जो उप सबसे बाहर वाला है, ये थोड़ा कम चेंज हो रहा है। तो इससे पता चल जाता है कि इससे ना हमें अपने रिसर्च की इंटरप्रिटेशन, आगे के सुजेशंस वगैरह देने में काफी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, जो हम कंफ्यूज रहते हैं ना भाई रिजल्ट में क्या निकालें, उसके एक्सप्लेनेशन में क्या निकालें, ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या लिखे, तो ये समझाने के लिए हमें वो वाली राइटिंग लिखने में काफी हेल्प हो जाती है सेंसिटिविटी एनालिसिस से। उसका डिस्कशन लिखने में हेल्प हो जाती है, बिकॉज इससे साफ पता चल रहा है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तो आधे से ज्यादा काम फिर वहां पे भी इसी से हो जाता है। तो नाउ यू हैव अंडरस्टूड। तो इस एक ही कोर्स के अंदर आपको बेस्ट मेथड, ISM, मिकमैक मेथड, सेंसिटिविटी, फजीटी मेटल, ये सारी चीजें मिलेंगी। और आगे जाके ऑफ कोर्स आपको पता ही है, जिस चीज का कोर्स है उसको कंटिन्यू करोगे तो मैं नई नई चीजें इससे रिलेटेड आएंगे तो इसी में आती रहेंगी। लाइक MCDM के अंदर SAW मैंने कर लिया अपने एक पेपर में, तो इफ यू वांट दैट मेथोडोलॉजी वो भी आ जाएगी। ठीक है, रिसर्च मेथड मेंटरशिप कोर्स के अंदर आपका स्मार्ट PLS वाला कोर्स, EFA, अमो सॉफ्टवेयर। अगर आपको SPSS सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी तो नव क्लासेस के कस्टमर केयर नंबर पे फोन कर दीजिएगा, वी हैव सम कीज, तो आपको वो प्रोवाइड हम करवा सकते हैं अभी। ठीक है, एंड अमोस भी। बाकी SLR बिब्लोमेट्रिक्स रिसर्च पेपर लिखना है, आर्टिकल कैसे पब्लिश कराना है, ठीक है, MCDM तो सिखा दिया मैंने, बता दिया। मतलब थीसिस राइटिंग की थीसिस कैसे लिखते हैं चैप्टर वाइज, वो वाले भी आपको मेंटरशिप में मिल जाता है। स्मार्ट प्लेस समझा दिया। क्वालिटेटिव रिसर्च पेपर में आपको केस स्टडी, थ्योरी बिल्डिंग, फिनोमेनोलॉजिकल स्टडी कैसे लिखनी है, ये सारा आ जाता है। ठीक है, तो एक कोर्स लाख लोगों की एक दवा, मेंटरशिप वाला। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ ऑल इन वन। बट इफ यू वांट ओनली MCDM, देन ये MCDM का ऑल इन वन है। कहाँ गया वैसे ये रहा, ये MCDM का ऑल इन वन है। MCDM मेंटरशिप में भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, एनी अदर क्वेरी यू हैव? एक सेकेंड। हाँ जी, स्पाइडर डायग्राम क्या है? वो जो मैंने अभी दिखाया था ना आपको डायग्राम, वही वाला। यस, हाउ टू ड्रॉ दैट। पीताम्बर, मैं आपके ये जो कोर्स है इसके अंदर सिखाऊंगी। ठीक है, सेंसिटिविटी एनालिसिस में बनाया ना मैंने, सेंसिटिविटी एनालिसिस में मैं वो सिखाऊंगी, फजी वाला फजी में सिखाऊंगी। ठीक है जी। एनी अदर क्वेरी? वो कोर्स का पार्ट है, उसमें हम सीखेंगे। ओके, तो फिर अगले हफ्ते से इसकी क्लास भी चालू हो जाएगी। तो गाइज, आज से हमने रिसर्च प्रपोजल की न्यू क्लास स्टार्ट करी है, और नेक्स्ट वीक से हम लोग शुरू कर देंगे MCDM की क्लास भी। ट्यूसडे ट्यूसडे 4:30 PM। ठीक है, 4:30 बजे। तो इवन इफ अगर आप लेट होते हैं, बाय चांस अगर आप लाइव नहीं ले पाते हैं, बाद में कभी ज्वाइन करते हैं, तो भी आपको मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस तो मिलेगी ही। ठीक है, आपको आपके टॉपिक के हिसाब से मैं गाइड करती हूँ, तो डोंट वरी। अगर आप लाइव देखना चाहते हो तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट 27 जनवरी से हम लोग इसकी लाइव क्लास में साथ में होंगे पेड के अंदर। ठीक है, चलो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। इसमें भी असाइनमेंट होगा। हाँ, आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो आप रिसर्च पेपर पूरा बना पाओगे और पब्लिश करा पाओगे। एट द एंड योर पेपर विल बी रेडी टू पब्लिश। ओके, ये सारी चीजें उसमें कवर हो रही हैं कि कैसे आपने स्ट्रक्चर करना है
और सही जर्नल फाइंड करके उसमें पब्लिश करने के लिए भेज देना है। मेरे सारे कोर्स तो ऐसे ही होते हैं पर्सनलाइज्ड। ठीक है। ओके जी। थैंक यू। हाँ काजल, अगर आपके पास टाइम है, लगभग 1 घंटा या 2 घंटे भी दे सकते हो 1 हफ्ते के, तो आप साइड बाय साइड भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 1 हफ्ते में मेरी एक क्लास होगी और पूरा वीक मिला, आप उसमें से एक दिन टाइम निकालो और करो।